नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जिसके द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी विषय के बारे में। आप सबको जानकारी होगी कि सहायक आचार्य की जब तैयारी करते हैं तो उसके 3 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है जो अपने विषय से संबंधित होता है, उसका मैंने वीडियो बनाकर उसकी जो पुस्तक सूची उसके बारे में अपन ने बात कर ली, जो काव्य शास्त्र से संबंधित हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी भाषा व्याकरण से संबंधित होता है। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होता है वो हिंदी विषय के जो अभ्यर्थी है उसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित होता है, उस पर आज अपन बात करेंगे। और जो थर्ड पेपर होता है वो जीके के लिए होता है, सामान्य ज्ञान, तो केवल राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उन पर अपन ने बात कर ली। आज अपन बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का, उस पर मैं बात करूँगा। यहाँ जो अंक बार हैं वो 75 अंक हैं और 150 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं इनसे। यहाँ 5 इकाई हैं और प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न लगभग, जो पुराने पेपरों का जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केवल टोटल मिला के, कुल मिला के जो प्रश्न होते हैं वो 150 प्रश्न। पुस्तक बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको पहले से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्रश्न पत्रों की जो प्रकृति है उस पर अपन बात करेंगे। हाँ, आजकल आरपीसी का जो नया ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग अपन जो देखते हैं तो केवल तथ्यात्मक रूप से जो प्रश्न है वो पूछे नहीं जाते हैं। इसमें अवधारणात्मक मोड पर प्रश्न है वो पूछा जाता है, यानी कंसेप्ट बेस्ड आधारित प्रश्न पूछे गए। जो सीधे सीधे जैसे सहायक आचार्य की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो साथी मुझसे विद्वान हैं, काफ़ी अनुभव रखते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नया एक विद्यार्थी जो हिंदी में नया नया जो सीधा सहायक आचार्य की तैयारी करता है, तो उसके लिए ये जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो तो ठीक है, लेकिन अवधारणात्मक रूप से वो अपने आप को तैयार नहीं समझ पाता है और न तैयार होता है। तो उसके लिए ये जरूरी कि जैसे कोई रचना है, जैसे रसमंजरी किसकी रचना है, नंददास की रचना है, ठीक है, और भी जैसे भारत दूरदर्शन किसकी है, भारतेंदु वगैरह। तो ऐसे सीधे जो रचनाएं पूछते हैं वो तो गए तथ्य। अवधारणात्मक चीज़ें क्या होती है कि जिसमें कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसी ने कहा, या कबीर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या मत है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को लेकर क्या मत रखा, ठीक है, जायसी को लेकर विजयदेव नारायण साई ने कुजात्सु पिक्यू कहा। तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट है, कथन है, या जो आधुनिक जो कविता है उसमें, और जो आधुनिक जो विभिन्न रचनाएं हैं गद्य की, उनमें क्या फ़र्क है। रीतिकाल से अपन आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो रीतिकाल से आधुनिक काल क्यों आया, इसकी प्रवृत्ति क्या है, भारतेंदु काल द्विवेदी काल में दोनों में विभिन्नताएं क्या है, यानी भक्तिकालीन जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो आदिकाल से किस प्रकार से अलग है, इनमें दोनों में अंतर क्या है, प्रयोगवाद प्रगतिवाद में क्या अंतर है। जो इस प्रकार के जो अंतर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो अवधारणात्मक मोड पर होते हैं। तो इसके लिए अपन को मूल पुस्तकें पढ़ना उचित होता है। तो आरपीसी का जो ट्रेंड है उसमें तथ्यात्मक प्रश्न भी आते हैं और कुछ अवधारणात्मक मोड पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने स्कूल लेक्चर की तैयारी की, उसके दौरान मैंने देखी है, मूल पुस्तकों भी को अभी अध्ययन किया, काफ़ी देखी है, और पुराने जो प्रश्न पत्र हैं जहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही है वो चीज़ें। कुछ मेरे विद्वान साथी असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं, हाल ही की भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं या पहले से हैं, कुछ गुरुजन जो पढ़ा रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने के बाद में जो पुस्तकें सामने निकल के आई मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा। यदि आपको इन पुस्तकों पे भरोसा है, यदि ये अच्छी लगती है तो इसको फॉलो कीजिएगा, अन्यथा आप अपनी रणनीति से चल सकते हो। बहुत सारे साथियों के मेरे कमेंट आए थे कि इसकी द्वितीय प्रश्न पत्र की आप रणनीति बताओ। बहुत सारे जो मेरे शुभचिंतक हैं उनके लिए विशेष रूप से ये सेशन लिया जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हो और इस पुस्तक सूची को अपना सकते हो। इसमें 5 यूनिट है। हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीटली इस प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, फिर आधुनिक गद्य विधाई। इस प्रश्न पत्र की अगर प्रकृति को देखेंगे तो आधुनिक काल से लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति कुछ अलग है, आदिकाल से जो पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति अलग है। तो ये अपन पूर्ण रूप से कह सकते हैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास का संपूर्ण रूप से प्रश्न पत्र होता है। इसके लिए अब मैं तथ्यात्मक रूप से पहले बात करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक तथ्यात्मक रूप से यदि कोई नया बंदा शुरुआत करना चाहिए तो या तो आरबीसी बोर्ड की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 11वीं 12वीं में चलती है वो पुस्तक पढ़ सकता है, और या वो नहीं पढ़े तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, यानी जिसकी थोड़ी बहुत भी साहित्य में पहले समझ है, हालांकि आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी में समझ तो है, आपने पीजी कर रखा होगा, तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जो पुस्तक है वो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, वो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ में दृष्टि नेट जीआरएफ की हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का भी आप अध्ययन कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी, इसके साथ में अध्ययन करना।
इस जो तथ्यात्मक पार्ट के लिए भाग के लिए जो पीवाईक्यू की जहाँ तक बात आती है, तो सबसे बढ़िया जो मुझे पुस्तक लगी वो है यूथ कंपटीशन की। यूथ पब्लिकेशन की एक अच्छी किताब आती है, उसमें टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस जितने भी भारत में जो पूरे प्रदेश में या देश भर में जो हिंदी विषय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है, उनके प्रश्नों की अच्छे से व्याख्या दे रखी है और उन पुराने प्रश्नों का उसमें एक अच्छा सारगर्भित संकलित करके वो पुस्तक प्रकाशित की गई। तो वो पुस्तक आप जरूर पढ़ें। यूथ कंपटीशन काफ़ी अच्छी किताब है, बड़ी किताब है। और यदि आप आरपीसी के संदर्भ में कोई किताब से अभ्यास करना चाहते हो हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो एक तो आती है अपने रेनेसा क्लासेज जयपुर से है, तो वहाँ की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो पुस्तक होती है वो अब कोचिंग में ही अवेलेबल है, मार्केट में नहीं है, तो वो पुस्तक आप देख सकते हो। या डॉक्टर के आर मैया और हजारी राम चौधरी की एक पुस्तक आती है हिंदी प्रश्न संचिका, इसमें केवल आरपीसी के जो पीवाईक्यू है वही प्रश्न मिलेंगे आपको। बाकी यूथ पढ़ते तो इन दोनों की आपको कतई आवश्यकता नहीं, यूथ सबसे बढ़िया किताब है। अब इसका हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए अवधारणात्मक मोड़ पर जो प्रश्न आते हैं, उसके लिए साथियों आपको मूल पुस्तक का अध्ययन करना जरूरी है। हालांकि कुछ लोग इसमें सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप सहायक आचार्य प्रतिष्ठित जैसी सर्विसेज की यदि आप तैयारी कर रहे हो, जो शिक्षा विभाग का सर्वोच्च पद है, प्रतिष्ठित पद है, इसके आगे कुछ नहीं। हालांकि फिर प्रमोशन से आप पदोन्नति से बन सकते हो, लेकिन सीधी भर्ती द्वारा सहायक आचार्य सबसे उच्च पद माना जाता है, उच्च पद है। तो इसके लिए आपको अवधारणात्मक मोड पर हिंदी साहित्य का इतिहास जो हिंदी विषय के लिए किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, ये एक मेजर रोल निभाता है। और हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आपने एक बार में अच्छे से तैयार कर लिया, तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड दो, सेकंड ग्रेड दो, असिस्टेंट प्रोफेसर दो, या साहित्य जगत की किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा हो, पीएचडी दो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो इसके लिए आपको मूल पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य है। तो शुरुआत के लिए हिंदी साहित्य का जो सरल इतिहास आता है विश्वनाथ त्रिपाठी, वो आप पढ़ सकते हो। बेसिक समझ अगर जिसकी डेवलप हो रही, तो उसके बाद में आप जो पुस्तक पढ़ना चाहते हो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, वो तो तथ्यात्मक लिए वो भी पढ़ सकते हो, उससे आपकी समझ बनेगी। फिर हिंदी साहित्य में का गद्दा बोल सकते हो, हिंदी साहित्य की जिस पुस्तक को अपन गीता बोल सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको कतई हिंदी के विद्यार्थी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हिंदी साहित्य की गीता मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से आती है, शुक्ल जी के इतिहास को आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो सीधे सीधे कथन है वो एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो एक पूरा पार्ट लग रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा पेपर है, तो वहाँ तो इस जो कथनों की जो सीधी सीधे आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये पढ़ना है। देन उसके बाद में यदि आपकी समझ बन जाती है, तो एक रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास आता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो ये भी आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें जो तुलनात्मक रूप से जो हिंदी साहित्य के इतिहास की व्याख्या है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी में आपको देखने को मिली। इससे आपके साहित्य के प्रति एक समझ बनेगी कि किस प्रकार से आदिकालीन साहित्य चलता चलता भक्तिकालीन राजगढ़ों मठों में आ गया, और किस प्रकार से जो भक्तिकालीन जो भक्ति की परंपरा को लेकर चली है, उसमें कबीर का क्या दृष्टिकोण है, इन चीज़ों की जो साहित्य के प्रति इन कवियों की क्या संवेदनाएं है वो पता चलेगा। फिर जो मध्यकालीन साहित्य है वो आधुनिककालीन साहित्य से किस प्रकार से भिन्न है। तो ये धीरे धीरे आप इस जो संवेदना का विकास और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ोगे तो इनमें से पता चलेगा। अगली जो किताब है वो है संपादक इतिहास का डॉक्टर नागेंद्र, तो इसका हिंदी साहित्य की इतिहास की एक पुस्तक आती है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। उसमें समग्र रूप से जब भी जो आलोचक है उनके जो तथ्य है, उनके जो अवधारणात्मक मोड पर जो चीज़ें हैं, उनको सबको एकत्रित करके, और इस हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छी और बेहद महत्वपूर्ण सामग्री है, तो इसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन नागेंद्र से हिंदी कविता का जो इतिहास है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सहायक आचार्य के जो द्वितीय प्रश्न पत्र की मैं बात करूँ हिंदी विषय में, जो जिसमें आपके जो जो कवि लग रखे हैं, जैसे आपके सरप्पा, गोरखनाथ, चंद्रवर्ती, नरपति नाले और विद्यापति, ये जो आदिकालीन कवि मेंशन कर रखे हैं कोष्टक में, पाठ्यक्रम आप जब देखोगे तो ये जो कविता वाला जो पार्ट है उसको आपको डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक से अवश्य ही देखना चाहिए। अगला जो आता है जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये मूल पुस्तक है, इसको भी आपका अध्ययन करना चाहिए। ये भी अच्छी पुस्तक है, इसका भी आपको सारा लेकर जो साहित्य है इसकी समझ बनानी चाहिए। ये पुस्तकें इसलिए बता रहा हूँ, इन पुस्तकों में सभी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब 150 प्रश्न हिंदी साहित्य के केवल इतिहास में से पूछे जाने हैं, तो मूल पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, और ये सबसे सर्वोच्च सेवा है, तो इसके लिए तो आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी आप आगे जाके जब सहायक आचार्य के रूप में कार्यकरण करोगे, तो आगे जाके आप जो स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी या आगे चल के प्रमोशन
ग्रेजुएशन के बाद में स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को जो पढ़ा होगा, जब आप गाइड या कुंजियों से पढ़े हुए होंगे तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। मूल पुस्तकों से जब आपकी स्वयं की समझ बनेगी तब आप विद्यार्थियों को पढ़ा पाओगे और जो भावी पीढ़ी उसका निर्माण कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ में अगली जो पुस्तक मैं सुझाव देना चाहूँगा वो आती है हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक पुस्तक, और एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। ये आदिकालीन और समझ बनाने के लिए आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे आपको आदिकालीन जो साहित्य है उसके प्रति आपकी समझ बनेगी। और एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, किस प्रकार से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हुआ, तो इसके बारे में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो 2 किताब आती हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से, एक आता है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो ये पुस्तक भी आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जरूर पढ़नी चाहिए। अगले रूप में मैं बात करूंगा तो दृष्टि IAS, इसके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, इसके नोट्स आते हैं वो भी पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको पूर्णतः मैं ये नहीं सुझाव दूंगा कि यदि आप इन नोट्सों के भी भरोसे रहें, क्योंकि नोट्स होते हैं, मूल पुस्तक होती है। यदि आप इन मूल पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हो तो ये नोट्स हैं, आप रिविजन के रूप में काम में ले सकते हो। तो ये पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। मैंने आपको मूल रूप से जो ठीक है 6 किताबें बताई हैं, तो इन 6 मूल पुस्तकों का आप अध्ययन करोगे तो हिंदी साहित्य के प्रति आपकी समझ बनेगी। हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, आप बोलोगे कि भैया आपने इतनी तो किताबें बता दी लेकिन पढ़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन आप सहायक आचार्य जैसे बड़े पद की तैयारी करते हो तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार आपको थोड़ी कठिनाई महसूस होगी और इन मूल पुस्तकों को पढ़ने के लिए, तो आचार्य शुक्ल आप सीधा ना पढ़ सको, आपकी समझ नहीं, क्योंकि थोड़े टफ है। तो आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त और सरल इतिहास जो आता है, विश्वनाथ त्रिपाठी से शुरुआत करो, गोविंद पांडे से शुरुआत करो, उसके बाद में शुक्ल का पढ़ सकते हो, बच्चन सिंह का, और जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य और संवेदना का विकास है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आपकी समझ बनेगी। अब इतने सारे पुस्तकों को एक साथ मैनेज कैसे करें? साथियों, इतनी कोई बड़ी पुस्तकें हैं नहीं, और यदि अपन इतने बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको दिसंबर में एग्जाम है तो समय है अभी भी। तो 5 से 6 महीनों का जब समय होता है तो इन पुस्तकों आप यदि एक पुस्तक जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के डेली आप 50 पेज पढ़ते हो तो 5 से 7 दिन में ये पुस्तक आपके अवश्य आराम से पूरी हो सकती है। जब आप 2 से 2.5 घंटे में 50 पेज पढ़ पाते हो तो फिर आपके पास में नगेंद्र या बच्चन सिंह उठा के उनके से 50 या 30-40 पद जो पेज है वो आराम से पढ़ सकते हो। तो पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यदि कोई मेरी बातों से इनसे सहमत नहीं है और किसी को गाइड पढ़नी है तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। आप निसंदेह गाइड पढ़ सकते हैं, किसी कोचिंग के बने बनाए नोट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको खुद को बताएं कि जब परीक्षा आयोजित होती है तो पद बहुत कम होते हैं, उनमें बहुत सारे चुनिंदा सिलेक्टिव लोग ही इतने सारे कम पदों में चयन पाते हैं। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स यानी आपकी रणनीति, आपको मूल पुस्तकों की ओर जाना चाहिए। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात है कोई कोचिंग का पूछ रहा है कि सर मैंने रेनेसा से कोचिंग की, बहुत सारे रेनेसा से करते हैं, तो उसके बाद में कुछ पढ़ने की आवश्यकता है कि नहीं है, ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। और आप यदि पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करोगे तो आपको पाओगे यदि रेनेसा के नोट्स या कंटेंट में से, मैं ईमानदारी से बात बताऊंगा, यदि कोई प्रश्न बाहर नहीं है तो आप निसंदेह इन नोट्स को फॉलो कीजिएगा, उन्हें पढ़ते रहिएगा। हालांकि वैसे सर बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं, तो यदि आप वहाँ से ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन ले लेते हो और वहाँ से नोट्स बना लिए तो फिर तो आपको इन किताबों को देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि एग्जामिनर की अप्रोच से इन किताबों से प्रत्यक्ष रूप से यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको अवश्य इन किताबों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मैं मूल किताबों में भरोसा करता हूँ। मेरी जब समझ नहीं थी स्वयं की हिंदी के प्रति तब मैंने गुरुदेव से 1 साल तक अध्ययन किया था। अब मेरी समझ बन गई तो अब मैं स्वयं भी मूल पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और पढ़ना प्रारंभ कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपकी अगर समझ नहीं है तो आप कोचिंग ले सकते हो। इसके अलावा गद्य पद्य की जो रचनाएं हैं जो मैंने फर्स्ट पेपर में बात की, इसके लिए आपको मूल टीका या मूल रचनाएं पढ़नी चाहिए, किसी गाइड का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये जो बातें थी वो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और जो कुछ विद्वान साथी हैं जो अभी हाल ही में भर्ती परीक्षा में चयन हुए हैं, कुछ गुरुजनों उनके सहयोग से जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे लगातार, तो 3 दिन से मैं इसी पुराने प्रश्न पत्रों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी विषय के सिलेबस, तृतीय प्रश्न पत्र के सिलेबस, इन पर काफ़ी विश्लेषण किया मेरे स्तर पर, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी प्रखर बुद्धि है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में जो चीज़ें निकल गई, फिर विद्वान साथियों से मैंने फ़ोन किया, उनसे जो चीज़ें जानी वो आप लोगों तक साझा की। आप पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, किताबों को थोपने जा रहा हूँ। आपको अच्छी लगे ये बुक लिस्ट तो आप फॉलो कीजिएगा, वरना इस वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं। अपनी रणनीति से चल सकते हो, अपनी रणनीति के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। इस वीडियो को लेकर और जो ये मैं श्रृंखला चला रहा हूँ सामग्री और रणनीति को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, जो मैंने पुस्तक सूची बताई उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपने भाई को स्नेह और प्रेम देने के लिए कमेंट कीजिए। और आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे अवश्य पूछिएगा, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ सकते हो। लाइक शेयर तो आप वैसे ही कर दोगे, बताने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।